We'll wait for 1 minute and then we will start. ओके विकास विक्रांत अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा। भास्कर विकास विक्रांत अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वी विल स्टार्ट। ओके सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियस क्यों जुड़ा रहता है। ओके न्यूक्लियस इसलिए जुड़ा रहता है कि उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये आती है बिकॉज देयर इज अ स्मॉल लॉस ऑफ मास। ओके जो जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि ये किस तरह से रिपल्सिव कूलम फोर्सेस को ओवरकम करता है? बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो शॉर्ट रेंज होती है मगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर होती है कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है तो अब हम इसकी वजह से क्योंकि अब ये न्यूक्लियस है इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं और जो हमारा कर्व हमने बनाया था। ठीक है व्हाट वाज आवर कर्व? जस्ट अ सेकंड लेट मी शो यू द कर्व। ठीक है ये जो हमने कर्व बनाया था हमारा इससे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरह से जैसे जैसे न्यूक्लियर साइज बड़ा होता है ये समझा था। और हमारा जो इससे निष्कर्ष निकल के आया था जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि इस रेंज में ये जो रेंज है ओके इस रेंज में तो न्यूक्लियस काफी स्टेबल होता है। लेकिन जो इससे बड़े हैं उनको हम तोड़ेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो इससे छोटे हैं अगर उनको
ज्वाइन करेंगे यानी उनका फ्यूजन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से जो फिजन की एनर्जी है वो रिएक्टर्स में किस तरह जनरेट की जाती है। ओके, so that is what we were studying. We also saw how slow moving neutron gets absorbed by the nucleus of uranium, and then the uranium splits into two big mass fragments like barium and krypton, and there are other possibilities also. Okay, and also gives out more neutrons. तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? डज एनीबडी रिमेंबर? जब एक न्यूट्रॉन आता है वो यूरेनियम को हिट करता है तो एक उसके बाद यूरेनियम दो मास फ्रेगमेंट्स में, जैसे कि मान लीजिए बेरियम और क्रिप्टन, इसमें स्प्लिट हो जाता है। With that it also gives out a few more neutrons. ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये जाके दूसरे यूरेनियम के एटम्स को हिट कर सकते हैं, दूसरे उनके न्यूक्लियाई को हिट कर सकते हैं और यही रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है। ओके, इस वजह से ये एक क्या बनती है? चेन बनती है, और इस चीज को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन होने के लिए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होने बहुत जरूरी है। अब जो है ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये जब यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो बिकॉज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, इतनी सारी एनर्जी लिबरेट होती है और किस फॉर्म में होती है? इन सब चीजों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ये इसका मतलब ये न्यूट्रॉन्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब एक इश्यू है, अब ये अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन की तो क्या होता है कि जब वो आके इस न्यूक्लियस से टकराता है एक न्यूट्रॉन विच हैज वेरी हाई एनर्जी, तो वो बिना इसे ब्रेक करे कई बार ऐसे ही पास ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले इस न्यूक्लियस को जरूरत है इसे एब्जॉर्ब करने, जब वो इसे एब्जॉर्ब करेगा तभी अनस्टेबल होकर ब्रेक होगा। तो ये न्यूट्रॉन हमें स्लो मूविंग चाहिए। और दूसरा इश्यू क्या है कि जब ये बहुत एनर्जी से बाहर अगर आते हैं और इनकी एनर्जी अगर कम ना की जाए तो ये बिना किसी चीज से टकराए ही उस रिएक्शन चेंबर से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि these will escape. Okay, so we need slow moving neutrons so that they can be absorbed and then the nucleus of uranium can break and the fast moving neutrons can escape. तो इन दो issues की वजह से ये important है कि हम अपने न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करें। तो ये कैसे स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन्स को? तो न्यूट्रॉन को हम स्लो डाउन करते हैं मॉडरेटर की मदद से। ओके, मॉडरेटर्स क्या होते हैं? मॉडरेटर वो चीज है यूज्ड टू स्लो डाउन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये काम करता है मॉडरेटर। तो ये मॉडरेटर क्या चीज हो सकती है? ये कोई भी मीडियम हो सकता है जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दे। तो जैसे कि एक कॉमन है जो सबसे सिंपल है, हम यूज कर सकते हैं वाटर। तो वाटर में वो जब जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल से बार बार टकराकर स्लो डाउन हो जाएंगे। ओके, और ये यूज होता है अप्सरा रिएक्टर इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, वहां पे हम केवल सिंपल वाटर को यूज करते हैं। एक जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड कॉमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो रिएक्टर्स हैं उनमें जो हम यूज करते हैं वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब क्या है? जिसमें प्रोटोनियम की जगह ड्यूटेरियम हो। ठीक है, तो डी यहाँ पे जो है ये एक्चुअली केवल ये बताने के लिए है कि ये
जो H है ये वाला H है। ओके, वाटर तो H2O ही होता है, बस बात ये है कि ये जो H है ये वाला H है, जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है क्या है, 2 है। ओके, इट्स वन ऑफ द आइसोटोप्स। केवल उस आइसोटोप से बने हुए पानी को हम हैवी वाटर कहते हैं, और इसको हम यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। दिस इज मोर इफेक्टिव देन सिंपल वाटर सिंपली बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली मोर हैवी। ओके, चलिए। ओके, नाउ we can also use a dry moderator, which is a graphite. Okay, so this can be used in places like, especially in case of the bomb, right, where we don't want water will just evaporate with heat, right? So we can use, sometimes we can also use a solid moderator like a graphite powder. Okay, the moderators slow down the emitted neutrons so that they can be effective. Okay, नाउ ये जो चेन रिएक्शन है, हमने क्या देखा था कि जब एक न्यूट्रॉन आता है एक यूरेनियम के एटम से न्यूक्लियस से टकराता है, तो दो तो मास फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, वो जो भी बने हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे न्यूट्रॉन्स जो एमिट होते हैं, जो हमने रिएक्शन देखा, कभी 3 होते हैं, कभी 2 होते हैं, राइट? तो एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। लेकिन केवल न्यूट्रॉन एमिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके किसी एटम से हमेशा टकराएगा। हो सकता है वो एमिट हुआ और उसके बाद जो है वो लॉस्ट हो गया, वो बस बिना किसी चीज से टकराए निकल गया, राइट? तो अब बात यह है कि हमें ये जानना है कि हमने ये रिएक्शन शुरू तो कर दिया, हमने शुरू में कुछ न्यूट्रॉन्स इंट्रोड्यूस किए, वो जाके कुछ यूरेनियम से टकराए, एंड देन देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स क्रिएटेड। ये न्यूट्रॉन्स जाके कुछ न्यूट्रॉन्स यूज अप होंगे, कुछ वेस्ट हो जाएंगे, और ये जो है इस तरीके से आगे ये रिएक्शन बढ़ेगा। अब अगर एक यूरेनियम एटम में से निकले हुए न्यूट्रॉन्स एग्जैक्टली एक यूरेनियम न्यूक्लियस को ही हिट करें, मान के चलते हैं ऐसा केस, ठीक है, तो अगर वो एक ही यूरेनियम एटम को हिट करते हैं और आगे जाकर वो इसके प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स भी केवल एक ही यूरेनियम एटम को हिट करते हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए हमने शुरू में 100 यूरेनियम एटम को हिट किया था। ओके, तो इसके बाद जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो भी 100 को ही करेंगे, और इनमें से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो भी 100 को ही करेंगे। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन का रेट है ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये यूनिफॉर्मली चलता रहेगा। लेकिन यदि हमने 100 यूरेनियम एटम लिए, इनमें से जो न्यूट्रॉन निकले, इन्होंने जाकर 150 यूरेनियम एटम्स को हिट कर दिया और रिएक्शन हो गया, तो अब इनमें से जो आए थे उन्होंने 1.5 गुना को हिट किया। तो इसका मतलब जो इसमें से आएंगे वो इसके 1.5 गुना को हिट करेंगे, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ 150, which will become 225 and so on. So this will continue to increase, और ये कुछ समय बाद मिलियंस हो जाएगा, फिर बिलियंस हो जाएगा, और ये जो चेंज है ये बहुत फास्ट होगा। अगर इतना बड़ा 1.5 गुना हो रहा है तो बहुत ही जल्दी ये एक्सप्लोड हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये इसमें से आए 100 यूरेनियम एटम थे, उनमें से जो न्यूक्लियस निकले उन्होंने केवल 90 को ही हिट किया, तो जो 90 में से निकलेंगे वो केवल 81 को ही हिट कर पाएंगे, क्योंकि 10% वेस्ट हो जाते हैं हर बार। ठीक है, अब ये 81 वाले जो हैं ये फर्दर अबाउट 72 को हिट करेंगे एंड सो ऑन, राइट? तो धीरे 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 ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। यानी हम क्या समझे इस बात से
कि अगर जो न्यूट्रॉन्स आते हैं वो सेम नंबर ऑफ एटम्स को ही हिट करते हैं जो पहले थे, तो वो रिएक्शन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। यदि वो उससे ज्यादा को हिट करते हैं तो वो रिएक्शन बढ़ता जाता है और एक समय आएगा कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और अगर वो कम को हिट करेंगे तो धीरे धीरे वो रिएक्शन बंद ही हो जाएगा। यानी दिस इज आवर डिजायर्ड स्टेट। ठीक है, तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, कैपिटल के। ओके, कैपिटल के क्या होता है? कैपिटल के का जो कैपिटल के हमने सुना, तो अगर ये बड़ा नंबर है इसका मतलब है कि ज्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं प्रोसेस में, और अगर ये छोटा नंबर है मतलब न्यूट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ये है कि किसी भी हम स्टेज में देख लें, मान लीजिए इस स्टेज पे देख रहे हैं, तो इस बार 150 यूरेनियम एटम्स ब्रेक हुए, उससे पहली स्टेज में कितने हुए थे? 100 हुए थे। तो K will become 150 by 100. Okay, so which is 1.5. Similarly, इस केस में आप देखेंगे तो K will become 90 by 100, which is 0.9. और इस केस में आप देखेंगे 100 by 100 is 1. Okay, so K is equal to 1 is stable reaction. K is greater than 1 is increasing reaction. And K is less than 1 is a decreasing reaction rate. ओके, तो ये K जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये हमें समझ आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए अगर हमें इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स अगर अलग अलग स्टेट में दिए हुए हैं। ठीक है, प्लस हमें इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, किसमें क्या होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें हमारा डिजायरेबल स्टेट कौन सा है? K इज इक्वल टू 1। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम K इज इक्वल टू 1 को कैसे अचीव करते हैं, क्योंकि ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जब ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में उस समय हम कुछ ऐसी क्वांटिटी में ऐड करें कि K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतना डिटर्मिनिस्टिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हम केवल कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नंबर सेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम ये K को 1 के इक्वल कैसे मेंटेन करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर क्या करता है? K को बढ़ाता है। क्यों? हाउ डज इट इंक्रीज K? बाय स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन फास्ट होंगे तो K एक्चुअली कम होगा, क्योंकि वो ना तो इजिली रिएक्शन कर पाएंगे और अगर कर भी पाएंगे तो वो उनमें से ज्यादातर तो एस्केप हो जाएंगे। इन मोस्ट लाइकलीहुड K विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो मॉडरेटर यूज करने से हम K को पहले तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब K बढ़ा दिया और रिएक्शन शुरू किया। अब हमें लगा कि भाई ये रिएक्शन तेज चल रहा है, ये रिएक्शन K से ज्यादा तेज चल रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है। उसको मॉनिटर जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास कंट्रोल रॉड्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स कैसे होते हैं? मान लीजिए ये हमारा चेंबर है, ठीक है, ये चेंबर है जिसमें कि यहाँ पे फ्यूल प्लस मॉडरेटर। तो यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो ऊपर ऐसे इनमें रॉड्स होते हैं।
जो एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिसको कि हम एब्जॉर्ब कर सकते, जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करे, ऐसे मटेरियल के बने हुए रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये रॉड्स की क्या प्रॉपर्टी है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो जैसे ही के की वैल्यू 1 से ऊपर हमें दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, इन रॉड्स को नीचे ले आते हैं इन द मिक्सचर। जब हम इसको फ्यूल प्लस मॉडरेटर के मिक्सचर में ले आते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन जो हैं इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और के की वैल्यू कम हो जाती है। और जब हमें लगा कि के कम होने लगा ज्यादा ही, तो हम इनको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। तो इन रॉड्स को हम ऊपर नीचे करते रहते हैं टू एडजस्ट के। ठीक है, ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है, इसको हमें रिपीटेडली करते रहना पड़ता है ताकि कि ये रिएक्शन कंट्रोल में रहे। ठीक है, और ये किस मटेरियल के बने होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। वन सच मटेरियल दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कैडमियम। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बहुत ही फाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कंट्रोल रॉड्स तो होते ही हैं। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड्स है हमारे पास और ये हमारा मिक्सचर है। ठीक है, इसके अलावा देयर आर सम वेरी बिग रॉड्स आल्सो। ओके, दीज आर कॉल्ड सेफ्टी रॉड्स। They are also made of the material that will absorb neutrons. ठीक है, लेकिन ये हम बाहर ही रखते हैं। ठीक है, इनका पर्पस रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा नॉर्मल कंडीशन में करना नहीं है। These are usually much bigger than the control rods. लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनको, कि दिस रिएक्शन needs to be suddenly stopped for maintenance work, or there is some leakage found somewhere, or they feel something is going wrong otherwise. Okay, तो अब उनको लगता है कि इसको एकदम रोकना है रिएक्शन, तो वो क्या करेंगे, ये सेफ्टी रॉड्स को इंसर्ट कर देंगे। दे विल लोअर दिस इनटू द मिक्सचर और ये बहुत तेजी से न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे और रिएक्शन विल कम टू अ ग्राइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज लाइक these are like emergency brakes. ओके, तो सेफ्टी रॉड्स अलग चीज है, कंट्रोल रॉड्स अलग चीज है। दोनों काम एक ही प्रिंसिपल पे करते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग है। एक का यूज कंट्रोल करना है, के को इक्वल टू यूनिटी मेंटेन करना है, और दूसरे का काम इमरजेंसी कंडीशन में रिएक्शन को टोटली रोक देना। ठीक है, अब हमने देखा कि जो यूरेनियम के अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, राइट, दे वर यूरेनियम 235, राइट। सो दिस इज अ फिशनेबल आइसोटोप। तो ये सबसे इफेक्टिव फ्यूल है यूरेनियम में। कौन सा आइसोटोप? 235। ओके, तो फिशनेबल आइसोटोप को हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ फिसाइल फ्यूल। ओके, ऐसा फ्यूल जिसको फिजन किया जा सके, जिसका, सो द वर्ड फिसाइल आपको पता होना चाहिए, जिसका फिजन किया जा सके। तो लेकिन ये जो है, ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इंडिया डज नॉट इजीली हैज रिजर्व्स ऑफ 235. Okay, but India has good reserves of
238, isotope 238. But this one is a stable isotope. This is not easy to break down. Okay, if this is not easy to break down, the idea was how can we use this to create something which is a fissile fuel. तो इससे फिसाइल फ्यूल हम कैसे बनाते हैं? इससे हम फिसाइल फ्यूल यूरेनियम 235 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम प्लूटोनियम बना लेते हैं। ओके, प्लूटोनियम जो है वो भी फिसाइल फ्यूल। So how do we make plutonium from it? In a two-step process. हम यूरेनियम को पहले बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से, that neutron will get absorbed, which will make it a neptunium. Okay, now from neptunium, right, and it will also give out the beta radiations, but हमारे लिए important क्या है कि neptunium. Now the neptunium will break down spontaneously, okay, into plutonium by emitting another beta radiation. Okay, and this is a fissile fuel. Okay, so this is the way to convert a non-fissile fuel into fissile fuels. Just a second. Okay, now let's just look at the schematic diagram of a nuclear reactor. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का एक स्कीमेटिक डायग्राम कि इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक कोर है, ठीक है, कोर क्या है, जहाँ पे क्या क्या मिलाया हुआ है हमने, फिसाइल फ्यूल और मॉडरेट। Then we inject some neutrons. Okay. Now the reaction starts. How do we control the reaction? Using control rods, which are inserted and removed to maintain K close to 1. ये पूरा असेंबली जो है एक रिफ्लेक्टर केज में रखा जाता है, रिफ्लेक्टर केज में रखा जाता है, ताकि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट एंड अदर रेडियोएक्टिव रेडिएशंस कैन नॉट एस्केप दिस। अब ये सब इसके अंदर होता है, a large amount of heat energy is produced. ओके, अब ये जो हीट एनर्जी है इसको यहां से रिमूव करना जरूरी है, राइट? नाउ दिस हीट एनर्जी इज रिमूव्ड यूजिंग अ कूलेंट. ओके, व्हाट इज कूलेंट? कूलेंट इज यूजुअली जस्ट वाटर. तो एक कूलेंट है जो पाइप्स में इसके चारों तरफ चल रहा है चेंबर के, और उसमें से हीट एनर्जी पिकअप कर कर इट इज टेकन टू अनदर साइड. Okay, this is very hot boiling water. Actually it already becomes steam because this heat is very high. Okay, so this is actually from here water enters and यहाँ से जो बाहर आ रहा है वो pressurized steam. Okay, now this steam goes into a steam turbine. ये स्टीम यहाँ आ गई और यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, उससे जो है हम अपना यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है एंड दैट टर्न्स एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है, अंडरस्टैंड दिस. इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी नाउ.
ठीक है, अब हमने देखा कि ये सब जो तरीका है इससे हम हीट जनरेट कर सकते हैं. दिस इज वेल एंड गुड. It looks like there is no pollution done in this entire process, right? क्योंकि कोई भी harmful gases तो produce हुए नहीं इसमें. But there is one problem. What is the problem? The problem is, let's go back and look at one of the reactions. Okay, let's look at this reaction. Okay, so the antimony and the medium that is produced here, these are also radioactive. Okay, similarly, the in the previous reaction that we had seen, what was produced? Uh, Barium and sorry, okay, barium and krypton were produced. Okay, so barium and krypton are also, these isotopes are radioactive, and they further decay and they give out beta radiation in this case. So all these radiations are very harmful. Okay, so हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये रेडिएशंस को हम एनवायरनमेंट में न जाने दें. ओके, तो द सेफ डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट फ्यूल. स्पेंट फ्यूल क्या है? मास फ्रेगमेंट्स लेफ्ट आफ्टर फिशन. ओके, तो जो मास फ्रेगमेंट्स यानी जो लाइटर न्यूक्लियाई रह जाते हैं आफ्टर फिजन, वो स्पेंट फ्यूल कहलाते हैं. ओके, एंड दे आर रेडियो एक्टिव. सो अगर हम उनको ले जाके कहीं पे भी डंप कर देंगे तो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस उनमें से आती रहेंगी, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, राइट? They are very harmful. All of you will know that these radiations can even mutate the DNA of an organism. ठीक है, तो ये केवल इंडिविजुअल्स को ही नहीं, उनके आने वाली जनरेशन्स को भी अफेक्ट करेगा, राइट? तो इनको बहुत तरीके से इनको विद इन they have to be first treated and then they have to be disposed of in containers of lead which won't let the radiations escape, and that makes disposal of the spent fuel very difficult and an expensive process. Okay, now this is all about the nuclear fission reaction. Okay, which was about taking a very large nucleus like uranium-235 and breaking it into smaller fragments and a lot of energy. But we also saw the other side of a curve, right? जो binding energy per nucleon वाला curve था, that was of this shape, right? यहाँ पे fission करा सकते हैं और इस लेवल पे फ्यूजन करा सकते हैं, तो भी एनर्जी जनरेट होगी. Okay, now we can take very very light nuclei to create heavier nucleus to produce energy. Okay, such, because यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं न्यूक्लियाई को, such a thing is called the fusion reaction. Fusion मतलब combine.
और इस तरह का रिएक्शन naturally, this is the kind of reaction which happens in a large number of places, and where? In stars. Okay, stars में ये reaction of fusion is continuously happening. That is what gives them the energy. Okay, ठीक है. Even our sun generates energy because of nuclear reaction of the type fusion happening there. Okay, let's just look at what kind of fusion reactions are possible. So for example, one protium joins with another protium to produce a deuterium nucleus. Okay, and a small amount of energy, relatively a smaller amount of energy is produced. Okay. Now, similarly, deuterium atoms can combine together to form a lighter isotope of helium. Sorry, okay. So, join to form a lighter isotope of helium. And the two deuterium can combine to form tritium, which is very unstable though, but it can produce tritium and a relatively higher amount of energy. Okay, now these energies might look much lower compared to the kind of energy that we discussed in the uranium fission, right? What was the order of energy produced in one fission of uranium? Anybody remembers? Of what size? 200, right? Now compared to that, these energies look slightly smaller to us, right? So the question is fusion reaction less effective in producing energy than the fission reaction? Anybody can answer that question for me? फिजन में तो इतनी बड़ी एनर्जी दिखती थी हमें, और फ्यूजन में जो है ये छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, कहीं पे 3, कहीं पे 4. ओके, नो, दैट इज नॉट ट्रू. एक्चुअली फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन से कम नहीं होती है, ज्यादा ही होती है. उसका रीजन क्या है कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मास ऑफ दिस इज 235. सो ये 200 कब प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब 235 U का मास ब्रेक होता है, तब जाके इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे जो मास की हम बात कर रहे हैं वो बहुत कम है. प्लस जब पहले ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद जैसे ड्यूटेरियम बन गया, फिर ड्यूटेरियम का रिएक्शन हुआ, फिर हीलियम बन गया, फिर लाइटर हीलियम्स का रिएक्शन होके हैवियर हीलियम बनेगा. तो ये सब एनर्जी जब हम ऐड करते हैं तो पर यूनिट मास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इवन हायर होती है देन फिशन. ओके, सो फ्यूजन जनरेट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. Any doubts in this? Let me just mark the attendance. आप में से एक का भी वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन ठीक है. I'll anyway take the attendance here, but I don't know if you will get the credit for it. ठीक है, प्लीज अपना वीडियो ऑन रखा कीजिए. You will not get credit for this attendance. Okay, तो ऐसा मत करिए. कीप योर वीडियोस ऑन.
Anyway, now we are coming to the end of the session today. Okay, we have one more class after an hour. Okay, exactly after an hour we have the next class. Okay, make it a point to join it. We will complete the remaining part of this chapter. Okay, only a few topics are left in this. We will complete this chapter today. Okay, tomorrow we will start with numericals of this chapter. ठीक है, तो इसलिए प्लीज इंश्योर यू ज्वाइन द क्लास टुडे, आस्क एनी डाउट्स यू हैव, सो दैट कल से हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और यू नो you will understand the numericals well if you clarify all your doubts today. Okay, so ensure you join the next class which is in 1 hour. Okay, till then, thank you, bye bye.